हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखो, आज साइंस का केमिस्ट्री का छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा देता हूँ कि रिएक्शन है क्या, है ना। कोई भी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है, पहले आप एक बार उसे समझ लो, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितनी भी अपने पास कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, देन उसके बाद प्रेसिपिटाइजेशन हो गई, एक्सो एंडो हो गई। एक्सो एंडो तो खैर आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, हम सब एक एक करके पढ़ लेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई भी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपके सामने मान लो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिख देता हूं कि भाई N2 H2 से रिएक्शन कर रहा है और अमोनिया बना रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही बैलेंस कर दिया इसे, 2 N इधर 2 इधर, H कितने 6 इधर 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब है अगर N2 के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्शन करके 2 मोल आपको अमोनिया दे रहा है। अब यार एक बात बताओ, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? अगर मैं लिख दूं 1 मोल, तो आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू होता है अवोगैड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल कुछ भी ले लो, XYZ। तो कहने का मतलब क्या मेरा समझो, मैं कह रहा हूं कि एक मोल N2, यहाँ पे एक N2 का ये थोड़ा ना एक N2 3 H2 आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, नहीं, एक मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। एक मोल में इतने पार्टिकल हो गए N2 के, फिर 3 मोल H2 का मतलब दिस पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब इस नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने मोल H2 हो गए। ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगी ये आपको समझना है। यहाँ पे एक N2 A और H2 नहीं ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एक मोल N2 और 3 मोल H2, और 3 मोल H2 का मतलब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो जितने पार्टिकल होंगे उतने H2 हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखो यार अभी आप क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th को पास करने के लिए एक बैरियर लगाया गया है। वो बैरियर क्या है कि आपको क्लास 10th में एटलीस्ट 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब ऐसा माना जाएगा कि आपने क्लास 10th क्वालिफाई कर लिया है, आप 11th में प्रमोट करे जाओगे, प्रमोट इन द सेंस आप पास हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही जब रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे, जब वो प्रोडक्ट में बनते हैं, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके पास भी एक एनर्जी का बैरियर होता है। भैया देखो, कोई भी रिएक्शन ऐसे थोड़ा ना हो जाएगी, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए होगा ना। जैसे आप पेपर जलाते हो, तो आपने एक पेपर लिया, पेपर को जला दिया, तो उस पेपर के अंदर, पेपर मान लो रिएक्टेंट, हमने उसे जलाया, तो पेपर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी था, तभी तो जलने के बाद हीट निकली वहां से। तो ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई रिएक्शन करानी है तो उसके लिए पहले उन्हें आपस में क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी का बैरियर होगा, उस एनर्जी के बैरियर को जब वो पार्टिकल क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा समझो, देखो, तो कोई भी आप रिएक्शन करवा लो, दुनिया में जितनी भी रिएक्शन होती है बेटा, उनका मेथड यही है कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट साइड मान लो N2H2 अपना रिएक्टेंट है, N2 और H2 हमारा क्या है, रिएक्टेंट। तो पहले होगा क्या कि एक मोल N2 के पार्टिकल, एक मोल N2 का मतलब अवोगैड्रो नंबर, अब इतने पार्टिकल बनाएंगे तो है नहीं, तो आप खाली समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मोल ऐसे N2 के पार्टिकल, ऐसे यहाँ पे 3 मोल H2 के पार्टिकल होंगे, H2 को चाहो तो अलग कलर से कर लो, 3 मोल यहाँ पे H2 के पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो पहले बेटा क्या होता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, आपस में टकराते हैं, क्रेजी बॉल नहीं होती है जैसे टकराओ उछलती बहुत ज्यादा। आफ्टर द कोलिजन जो पार्टिकल, ये जो एनर्जी का मैं एक बैरियर बना रहा हूं, जैसे आपकी क्लास के लिए 33% मार्क्स का एक बैरियर है, तो जितने ऐसे पार्टिकल होते हैं जो इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, वो बेटा प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं, और जो क्रॉस नहीं कर पाते हैं वो प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं हो पाते हैं। और एनर्जी के इस बैरियर को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड डिनोटेड बाय EA। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, क्या नहीं होती, ये सब आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, तो डिटेलिंग में ना जाते हुए जस्ट आप खाली इतना समझो कि कोई भी रिएक्शन होती कैसे है। तो रिएक्शन का बेटा प्रोसीजर यही है कि क्या होगा कि पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलिजन के बाद जितने पार्टिकल ऐसे हुए जो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे वो तो प्रोडक्ट में फॉर्म होंगे, और जितने नहीं कर पाए वो फॉर्म नहीं होंगे। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा कैटलिस्ट, है ना, पढ़ा होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है, एक्चुअल में कैटलिस्ट करता क्या है, एनर्जी की इस बैरियर को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको 10th में पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, बट 33% नंबर के बाद भी बहुत सारे बच्चे फेल तो हो ही जाते हैं ना। अब मान लो अगर मैं क्या करूं, या आपकी गवर्नमेंट क्या करे कि 33% को हटा के 12% कर दे, कि भैया सिर्फ 12% नंबर ले आओ, जितने लोग 12% नंबर ले आओ वो पास हो जाएंगे। तो अब जो बच्चे फेल हो रहे थे, क्या वो फेल होंगे? मुश्किल से ही, अगर कोई होगा तो होगा, नहीं तो बच्चे फेल नहीं होंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर ये एनर्जी का जो इतना ज्यादा बैरियर है इसे हम कम कर दें, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखना बेटा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा मान लो हमने एनर्जी का बैरियर कम कर दिया, एनर्जी का बैरियर बस अब इतना ही है,
तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो पाएंगे। तो जो आप कैटलिस्ट वर्ड यूज करते हो कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, तो एक्चुअल में कैटलिस्ट तुम्हारी गवर्नमेंट की तरह है कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने पहले 33% थे, उसने क्या कर दिया 12% पे पास होना। ऐसे ही कैटलिस्ट क्या करेगा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का एक गैप है, एक बैरियर है, इस बैरियर को कम करता है। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिससे कोई भी रिएक्शन होती है। अब आपने सुन रखा होगा कि भैया जो रिएक्शन है बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पहचानोगे, तो वैसे तो मैं भी आपको रिएक्शन करा ही दूंगा, ग्राफ अगर हमें दिया हुआ तो कैसे पहचानेंगे। दोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, जैसे पेपर का जलना। अब पेपर हमारा क्या रिएक्टेंट है, हम उसे जलाएंगे, जलाने के बाद क्या मिलेगा, राख, ऐश। क्या तुम उस ऐश को जला के वापस से उतनी आग निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, देखो ये एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, इसका मतलब यहां पे एनर्जी ज्यादा है और ये वाली एनर्जी की लाइन देखो क्या है, छोटी है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस आपको क्या करती हैं, हीट निकाल कर देती हैं। इसका मतलब आपने पेपर जलाया तो पेपर से जलने के बाद क्या हीट निकलेगी, इसीलिए इन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा कैसी होती है बेटा, निगेटिव होती है। इतनी बात ध्यान रखना। और दो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम एंड प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वैसे तो इतने डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट मेरा मानना है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसे 1-2 मिनट देके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, ताकि आपको बेसिक से चीजें क्लियर होती चले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी है, कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच का मतलब होता है हीट, चेंज इन हीट कह सकते हो, यू कैन से। ठीक है, तो ये हमें कैसा देना, हमें देना पड़ता है, तो मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो टाइप की बेसिकली रिएक्शन होती है और इस तरीके से कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, अब इसे भी हम लोग आगे देख भी लेंगे।